ये कोई आम आदमी नहीं है, ये हिंदुस्तान का बादशाह है। एक ऐसा बादशाह जिसके पुरखे कभी उस सल्तनत पर राज करते थे जिसे दुनिया की सबसे अमीर ताकतों में गिना जाता था। एक ऐसा खानदान जिसके दरबार में विदेशी व्यापारी सिर झुकाकर आते थे। जहां इजाजत मिलती थी तभी कारोबार होता था। जहां बादशाह की एक नजर इनाम भी बन सकती थी और सजा भी। लेकिन अब देखिए वक्त का खेल। उसी खानदान का आखिरी वारिस बूढ़ा, टूटा हुआ, बेबस, अपने ही मुल्क से दूर पराई जमीन पर अपमान और तन्हाई में जिंदगी काट रहा है। ये है आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, शायर भी, बादशाह भी और इतिहास की सबसे दर्दनाक हारों में से एक के गवाह भी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? आखिर वो सल्तनत जिसने पानीपत से लेकर दक्कन तक, काबुल से लेकर बंगाल तक अपना झंडा लहराया, वह इतनी कमजोर कैसे हो गई कि पहले उसकी ताकत छिनी, फिर उसका खजाना, फिर उसका इलाका और आखिर में उसका नाम भी? क्या ये सिर्फ अंग्रेजों की चाल थी? क्या ये कुछ गद्दारों की वजह से हुआ? क्या मुगलों को बाहर के दुश्मनों ने हराया, या सच उससे भी ज्यादा कड़वा है? क्या मुगल सल्तनत अंदर से ही धीरे धीरे खोखली हो रही थी? आज हम मुगल सल्तनत की पूरी कहानी सुनेंगे, उठान की भी, वैभव की भी और पतन की भी। हम उनकी बहादुरी की तारीफ भी करेंगे, लेकिन उनकी गलतियों पर पर्दा नहीं डालेंगे, क्योंकि इतिहास सिर्फ तारीफ सुनाने के लिए नहीं होता, इतिहास आईना होता है। और मुगलों की कहानी हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे चमकदार और सबसे चेतावनी भरा आईना है। मुगल सल्तनत की कहानी किसी जश्न से शुरू नहीं होती, न किसी ताजपोशी से, न किसी महल से। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहजादे से जिसके पास खून तो बादशाहों वाला था, लेकिन जमीन का एक टुकड़ा भी पक्का नहीं था। उसका नाम था बाबर। इतिहास उसे मुगल सल्तनत का संस्थापक कहता है, लेकिन बाबर की शुरुआती जिंदगी देखिए तो वह किसी विजेता से पहले एक भटका हुआ, हारा हुआ, ठोकरें खाता इंसान दिखता है। वह तैमूर की नस्ल से था, माँ की तरफ से चंगेज खान की विरासत से जुड़ा हुआ था। नाम बड़ा था, वंश बड़ा था, लेकिन हालत बहुत छोटी थी। उसका सपना दिल्ली नहीं था, उसका सपना था समरकंद, अपने पुरखों का शहर, अपनी शान का शहर, अपनी पहचान का शहर। उसने समरकंद को पाने की कोशिश एक बार नहीं, कई बार की। वह उसे कुछ समय के लिए जीतता भी रहा, लेकिन टिक नहीं पाया। उज्बेक ताकतें उससे ज्यादा मजबूत निकलीं। उसकी हार सिर्फ सैन्य हार नहीं थी, वह उसकी राजनीतिक हार भी थी। उसने अपनी फरगाना भी खोई, समरकंद भी खोया, और एक वक्त ऐसा आया कि उसके पास न मुकम्मल राज्य बचा, न सुरक्षित घर। बाबर ने अपने संस्मरणों में खुद अपनी हालत का जिक्र किया। यही उसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक थी। वह सिर्फ तलवार चलाने वाला आदमी नहीं था, लिखने वाला आदमी भी था। उसकी यादों की किताब बाबरनामा हमें यह दिखाती है कि उसके अंदर एक योद्धा के साथ एक बहुत संवेदनशील, बहुत जागरूक इंसान भी था। वो फूलों को देखता था, बागों को नोट करता था, मौसम लिखता था, लोगों के स्वभाव पर राय देता था और अपनी हार को भी छुपाता नहीं था। यही बात उसे बाकी बहुत से विजेताओं से अलग करती है। लेकिन संवेदनशील होना काफी नहीं था। जिंदा रहने के लिए उसे सत्ता चाहिए थी। उत्तर और मध्य एशिया के रास्ते उसके लिए तंग हो चुके थे। तब उसने दक्षिण की तरफ देखा। पहले काबुल लिया, वहां अपना आधार बनाया, फिर धीरे धीरे उसकी नजर हिंदुस्तान पर गई। ध्यान रहे, बाबर ने हिंदुस्तान को पहले प्यार से नहीं, जरूरत से देखा। उसे एक नया मुल्क चाहिए था, एक ऐसा इलाका जहां वह सिर्फ जिंदा न रहे बल्कि फिर से बड़ा बन सके। और फिर आया 1526। पानीपत, एक मैदान, एक फैसला, एक लड़ाई जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। सामने था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी। उसकी सेना बड़ी थी, उसके पास हाथी थे। उस समय हाथी सिर्फ जानवर नहीं, चलते फिरते युद्ध टैंक थे। उधर बाबर की सेना कम थी, लेकिन तराशी हुई थी। अनुशासन था, कैवलरी की चाल थी, और सबसे बड़ी बात, उसके पास बारूद और तोपें थीं। हिंदुस्तान में युद्ध का तरीका बदलने वाला था। जब लड़ाई शुरू हुई तो बाबर ने सिर्फ बहादुरी नहीं, दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने तोपों और घुड़सवारों का ऐसा संयोजन किया कि लोदी की भारी भरकम सेना बिखर गई। हाथी, जो दुश्मन को कुचलने आए थे, धमाकों से घबराकर
अपनी ही पंक्तियों में भगदड़ का कारण बन गए। इब्राहिम लोदी मारा गया, दिल्ली और आगरा का रास्ता खुल गया और बाबर ने वो कर दिखाया जो अपने पुरखों के शहरों में नहीं कर पाया था। उसने हिंदुस्तान में एक नई सल्तनत की नींव रख दी। यहीं से शुरू होता है मुगल साम्राज्य। लेकिन कहानी यहाँ भी सीधी नहीं है। बाबर ने हिंदुस्तान जीत लिया, पर हिंदुस्तान उसे पसंद नहीं आया। उसे यहाँ का मौसम अच्छा नहीं लगा। उसे यहाँ के बाग, यहाँ की बनावट, यहाँ का खान पान और यहाँ तक कि यहाँ के कुछ सामाजिक तौर तरीके भी पसंद नहीं आए। लेकिन उसने वापसी नहीं की, क्योंकि जीतना और बस जाना दो अलग बातें हैं। वह समझ चुका था कि अब उसकी किस्मत समरकंद से नहीं, दिल्ली से जुड़ चुकी है। उसकी अगली बड़ी चुनौती थी राणा सांगा। अगर पानीपत ने उसे दिल्ली दी तो खानवा ने उसे वैधता दी। राणा सांगा कोई मामूली प्रतिद्वंद्वी नहीं था, वह राजपूत शक्ति का बड़ा चेहरा था। बाबर जानता था कि अगर वह यहाँ हार गया तो उसकी सारी मेहनत मिट्टी हो जाएगी। कहा जाता है कि इस युद्ध से पहले बाबर ने अपने सैनिकों के सामने धार्मिक और नैतिक जोश पैदा करने की कोशिश की, शराब छोड़ने की कसम खाई और इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ बना दिया। खानवा की लड़ाई में उसकी जीत ने यह तय कर दिया कि बाबर सिर्फ एक लुटेरा नहीं, एक टिकने वाला शासक है। लेकिन उसकी जिंदगी लंबी नहीं रही। 1530 में सिर्फ 47 साल की उम्र में वह मर गया। उसने सल्तनत की नींव डाली, लेकिन उसे मजबूत इमारत बनाकर नहीं जा सका। ये काम उसके वारिसों को करना था और यहीं से मुगलों की पहली बड़ी कमजोरी सामने आती है। बाबर के बाद आया हुमायूं, और हुमायूं अपने पिता जैसा नहीं था। उसमें शाही नरमी थी, लेकिन लौह अनुशासन कम था। उसमें सपने थे, लेकिन स्थिरता कम थी। उसके सामने समस्या सिर्फ यह नहीं थी कि उसे नया साम्राज्य संभालना था, समस्या यह भी थी कि यह साम्राज्य अभी पूरी तरह पका नहीं था। अफगान ताकतें जिंदा थीं, राजपूत पूरी तरह दबे नहीं थे, उधर उसके अपने भाई भी भरोसेमंद नहीं थे। हुमायूं ने चुनौतियों को समय रहते निर्णायक ढंग से नहीं संभाला, और इसी बीच एक नया सितारा उभरा, शेर शाह सूरी। शेर शाह सिर्फ योद्धा नहीं था, बहुत तेज दिमाग वाला प्रशासक भी था। उसने बिहार और बंगाल में अपनी ताकत मजबूत की, फिर हुमायूं को पहले चौसा और फिर कन्नौज में हराया। इतनी बुरी तरह हराया कि मुगलों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। सोचिए, जिस सल्तनत की शुरुआत बाबर ने इतनी मुश्किल से की, वह उसके बेटे के हाथों लगभग खत्म हो गई। हुमायूं बेघर हो गया। वह सिंध में भटका, मारवाड़ की तरफ गया, फिर भटका, मदद तलाशता रहा। इसी दौर में अमरकोट में उसके बेटे अकबर का जन्म हुआ। एक टूटी हुई सल्तनत, एक भटका हुआ पिता और मुश्किल हालात में पैदा हुआ बच्चा। किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बच्चा आगे चलकर मुगलों का सबसे महान बादशाह कहलाएगा। हुमायूं को आखिरकार ईरान से मदद मिली। उसने कंधार लिया, काबुल संभाला, फिर मौका देखकर दिल्ली वापस हासिल कर ली। लेकिन किस्मत ने उसे लंबा वक्त नहीं दिया। वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरा, घायल हुआ और मर गया। मुगल सल्तनत फिर एक बार अनिश्चितता के मुहाने पर खड़ी थी। अब गद्दी पर था 13 साल का अकबर, और सच कहें तो मुगल साम्राज्य का असली जन्म बाबर से कम, अकबर से ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाबर ने साम्राज्य बनाया था, लेकिन अकबर ने उसे टिकाऊ बनाया। शुरुआत में बैरम खान ने अकबर को संभाला। 1556 की दूसरी पानीपत की लड़ाई में हेमू को हराकर दिल्ली पर कब्जा बनाए रखा गया। लेकिन असली कहानी उसके बाद शुरू होती है। अकबर ने बहुत जल्दी समझ लिया कि हिंदुस्तान पर सिर्फ तलवार से राज नहीं किया जा सकता। यहाँ के लोगों को हराकर नहीं, जोड़कर राज करना होगा। यही उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिभा थी। उसने राजपूतों के साथ सिर्फ लड़ाई नहीं की, रिश्ते भी बनाए। जहां जरूरत हुई वहां युद्ध किया, जहां समझदारी थी वहां समझौता किया। अंबर के राज परिवार से वैवाहिक संबंध बनाए। राजपूत राजाओं को अपमानित करके हाशिए पर नहीं डाला, बल्कि उन्हें मुगल प्रशासन और सेना में ऊंचे पद दिए। इसका फायदा बहुत बड़ा हुआ। मुगलों को लड़ाकू, प्रतिष्ठित स्थानीय सहयोगी मिले, और पहली बार बहुत से हिंदू शासक मुगल सत्ता के विरोधी नहीं, भागीदार बन गए। अकबर यही नहीं रुका, उसने कर व्यवस्था सुधारी, राजस्व तंत्र मजबूत किया, प्रशासन को अधिक संगठित बनाया। जागीर, मनसब, सूबेदारी, इन सबको अधिक व्यवस्थित रूप दिया। उसने तीर्थ, कर और जिज़्या जैसे भेदभावपूर्ण करों को हटाया।
उसने अपने दरबार को बहस का मंच बनाया। वह खुद अनपढ़ था, लेकिन ज्ञान का सम्मान करता था। उसने विद्वानों, कवियों, चित्रकारों, संगीतकारों को संरक्षण दिया। उसने फतेहपुर सीकरी में बौद्धिक संवाद का माहौल बनाया। वह यह जानना चाहता था कि राज करना सिर्फ ताकत से होता है या विचार से भी। यहीं से उसकी धार्मिक नीति सामने आती है। बहुत लोग अकबर के दीन इलाही को नया धर्म कहकर बहुत बड़ा बना देते हैं। सच ये है कि वह कोई जन धर्म नहीं बन पाया, बहुत सीमित दायरे में रहा। लेकिन उससे ज्यादा अहम था उसका व्यापक विचार कि साम्राज्य को धार्मिक कट्टरता से नहीं, सह अस्तित्व से चलाना होगा। उसकी सुलह कुल जैसी सोच, यानी सबके साथ शांति, मुगलों की स्थिरता की असली कुंजी बनी। यही मुगल ताकत अपने शिखर की तरफ बढ़ी। अकबर की सबसे बड़ी सफलता सिर्फ जीतना नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी सफलता थी विविधता को सत्ता की ताकत में बदल देना। लेकिन हर साम्राज्य का एक कमजोर सच यह भी होता है कि वह अपने सबसे महान शासक की क्षमता पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाता है। अकबर के बाद जहांगीर आया। उसके दौर में कला, नफासत, चित्रकला, दरबारी संस्कृति और शाही रस्मों का विकास हुआ। नूरजहां जैसी प्रभावशाली शख्सियत भी इसी दौर में उभरी। लेकिन इसी समय एक और कहानी चुपचाप शुरू हुई अंग्रेजों की। 1615 में थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। वो तलवार लेकर नहीं आया था, वह व्यापारी, दुनिया का प्रतिनिधि बनकर आया था। उसने व्यापार की इजाजत मांगी। उस समय शायद ये बात मामूली लगी होगी। एक विदेशी कंपनी है, व्यापार करेगी, कर देगी, माल खरीदेगी, चली जाएगी। लेकिन इतिहास में कई बार साम्राज्य तलवार से नहीं, दस्तखत से हारते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो वैधता मिली, उसने उसे हिंदुस्तान में जड़ें जमाने का पहला बड़ा मौका दिया। शुरुआत कपड़े, रेशम, नील, नमक, शोरा और व्यापार से हुई। लेकिन व्यापार के पीछे हमेशा ताकत की भूख छुपी रहती है। जहांगीर के समय वह खतरा साफ नहीं दिखता था, लेकिन बीज बोया जा चुका था। फिर आया शाहजहां का दौर, मुगल शान का स्वर्ण क्षण। अगर कोई पूछे कि मुगल वैभव कैसा दिखता था, तो जवाब है शाहजहां का दौर। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, शाहजहानाबाद, संगमरमर, नक्काशी, हीरे, जवाहरात, शाही ठाट, दरबारी अनुशासन, स्थापत्य की पराकाष्ठा। उसका दरबार दुनिया की नजर में चमत्कार था। भारत धनवान था, कला समृद्ध थी, साम्राज्य प्रतिष्ठित था। लेकिन इसी चमक के पीछे कुछ दरारें भी बनने लगी थीं। शाहजहां की महत्वाकांक्षी मुहिमों और विशाल निर्माणों ने संसाधनों पर दबाव डाला। दरबार की चमक जितनी बढ़ी, खर्च भी उतना बढ़ा। और फिर वही बीमारी जो बड़े बड़े साम्राज्यों को खा जाती है, उत्तराधिकार का संकट। जब शाहजहां बीमार पड़ा तो उसके बेटों में युद्ध छिड़ गया। दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। यह केवल भाइयों की लड़ाई नहीं थी, यह इस सवाल की लड़ाई थी कि मुगल साम्राज्य आगे किस दिशा में जाएगा। इस संघर्ष में जीता औरंगजेब, बहुत सक्षम, बहुत अनुशासित, बहुत महत्वाकांक्षी। उसने अपने पिता को कैद किया, अपने भाइयों को रास्ते से हटाया और गद्दी पर बैठ गया। औरंगजेब आखिरी महान मुगल कहा जाता है, और यह बात गलत भी नहीं है। उसके समय साम्राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हुआ। दक्षिण तक मुगल शक्ति पहुंची, बीजापुर और गोलकुंडा को झुकाया गया, दक्कन पर दबाव बढ़ा। लेकिन अब सुनिए वह जगह जहां से मुगलों का पतन सचमुच शुरू होता है। औरंगजेब जीत रहा था, लेकिन साथ ही साम्राज्य को थका भी रहा था। उसने एक बहुत बड़े, बहुत विविध, बहुत जटिल देश को ज्यादा केंद्रीकृत और ज्यादा वैचारिक नियंत्रण में लाने की कोशिश की। उसने 1679 में जिज़्या फिर लगाया। उसकी नीतियों ने बहुत से हिंदू सहयोगियों का उत्साह कम किया। राजपूतों के साथ तनाव बढ़ा। मराठे, जिन्हें समेटा जा सकता था, लंबे शत्रु बन गए। शिवाजी का उभार सिर्फ एक क्षेत्रीय बगावत नहीं था, वह यह संकेत था कि स्थानीय शक्तियां अब मुगल केंद्र को चुनौती दे सकती हैं। औरंगजेब ने दक्कन में सालों नहीं, दशकों झोंक दिए। किले, घेराबंदी, अभियान, फौज, रसद, पैसा, अफसर, सब कुछ लगातार खींचता गया। मराठों ने खुला युद्ध कम, छापामार युद्ध ज्यादा किया। वे टूटते नहीं थे, बिखरते थे, फिर लौट आते थे। औरंगजेब बूढ़ा होता गया, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ। यहाँ उसकी सबसे बड़ी त्रासदी दिखती है। वह मेहनती था, भ्रष्ट नहीं था,
निजी जीवन में सादा था, लेकिन साम्राज्य चलाने में सिर्फ सादगी काफी नहीं होती, राजनीतिक लचीलापन भी चाहिए। उसकी लंबी दखनी मुहिमों ने खजाना चूस लिया, प्रशासन कमजोर कर दिया, जागीरों पर दबाव बढ़ गया, किसानों पर बोझ बढ़ा। उधर जाट, सिख, सतनामी, मराठा अलग अलग रूपों में असंतोष फैलता गया। जब 1707 में औरंगजेब मरा, तब मुगल सल्तनत बाहर से विशाल थी, लेकिन अंदर से थकी हुई, बंटी हुई और तनावों से भरी हुई थी। यहीं से पतन तेज हो जाता है। औरंगजेब के बाद कमजोर बादशाह, दरबारी गुटबाजी, उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ, वजीरों की साजिशें, प्रांतीय ताकतों का उभार, सबने मिलकर दिल्ली की केंद्रीय शक्ति को खोखला कर दिया। अब बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे सूबे नाम से मुगल के अधीन थे, लेकिन व्यवहार में लगभग स्वतंत्र होते जा रहे थे। दिल्ली का बादशाह अभी भी बादशाह कहलाता था, लेकिन उसकी बात पहले जैसी नहीं रही। फिर आया 1739, नादिर शाह, करनाल की लड़ाई। मुगल सेना बड़ी थी, लेकिन ढीली थी, नेतृत्व कमजोर था, अनुशासन बिखरा हुआ था। नादिर शाह की सेना ने मुगलों को करनाल में कुचल दिया। फिर दिल्ली लूटी गई, मयूर सिंहासन ले जाया गया, खजाना लूटा, इज्जत लूटी, प्रतिष्ठा टूट गई। यह सिर्फ आर्थिक चोट नहीं थी, यह मनोवैज्ञानिक तबाही थी। अब दुनिया को साफ दिख गया कि दिल्ली का ताज चमकता जरूर है, लेकिन अब उसमें ताकत नहीं बची। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के हमले हुए। मराठे उत्तर भारत की बड़ी ताकत बनकर उभरे, सिख शक्ति बढ़ी। हर कोई मुगल केंद्र की कमजोरी देख रहा था, और उधर अंग्रेज चुपचाप व्यापारी से खिलाड़ी बन चुके थे। उन्होंने सीखा कि जहां दिल्ली कमजोर हो, वहां कंपनी ताकतवर हो सकती है। प्लासी और फिर बक्सर ने कहानी बदल दी। 1764 के बक्सर के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय वह शख्स बन गया जिसे नाम तो शाही मिला, लेकिन साधन नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, उसने राजस्व पर कब्जा पाया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा से वसूली का अधिकार कंपनी को मिला। यही असली मोड़ था, क्योंकि जो कर वसूलता है वही असली सत्ता का मालिक बनता है। मुगल अब ताज बचाए हुए थे, लेकिन खजाना नहीं, नाम बचा था, हुक्म नहीं। फिर 1803 में दिल्ली भी ब्रिटिश प्रभाव में आ गई। मुगल बादशाह महल के अंदर बादशाह था, बाहर नहीं। अंग्रेज उसके नाम के सिक्के चला सकते थे, उसका इस्तेमाल वैधता के लिए कर सकते थे, लेकिन असली फैसले अपने हाथ में रखते थे। और फिर आया 1857, एक विस्फोट, कई कारणों से भड़की बगावत। सिपाही, स्थानीय असंतोष, धार्मिक बेचैनी, राजनीतिक गुस्सा, सब मिलकर फूट पड़े। जब मेरठ के बागी दिल्ली पहुंचे तो उन्हें एक प्रतीक चाहिए था, कोई ऐसा नाम जिसके पीछे हिंदुस्तान खड़ा हो सके। वह नाम था बहादुर शाह जफर। लेकिन विडंबना देखिए, जिस बूढ़े बादशाह के पास वास्तविक ताकत लगभग नहीं थी, उसी को फिर से हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया। जफर ने यह भूमिका उत्साह से नहीं, मजबूरी में स्वीकार की। वह शायर था, संगीनों का सेनापति नहीं। दिल्ली बगावत का केंद्र बनी, लेकिन संगठन कमजोर था। ब्रिटिश फौज ने पलटवार किया, दिल्ली पर कब्जा हुआ, खून बहा, बदला लिया गया। मुगल खानदान को बर्बर अपमान झेलना पड़ा। जफर के बेटों को मारा गया, खुद जफर गिरफ्तार हुआ, उस पर मुकदमा चला और फिर उसे उसके अपने देश से निकालकर रंगून भेज दिया गया। सोचिए, जिस सल्तनत ने कभी दुनिया के सबसे शानदार दरबार सजाए, उसका आखिरी बादशाह परदेश में कैदी की तरह मरता है। न ताज, ना तख्त, ना फौज, ना दिल्ली, बस यादें, बस शायरी, बस हार। और यही वह सवाल फिर लौटता है, मुगल आखिर हारे क्यों? क्या सिर्फ अंग्रेजों की वजह से? नहीं। क्या सिर्फ गद्दारी की वजह से? नहीं। क्या सिर्फ धार्मिक गलती की वजह से? नहीं। सच इससे ज्यादा जटिल है। मुगल इसलिए हारे क्योंकि उनकी ताकत का मॉडल धीरे धीरे पुराना पड़ गया। उन्होंने विशाल साम्राज्य बनाया, लेकिन संस्थाएं उतनी मजबूत नहीं बनाई कि कमजोर बादशाह भी उसे स्थिर रख सकें। उन्होंने वैभव बनाया, लेकिन उत्तराधिकार का स्थायी समाधान नहीं निकाला। उन्होंने बहुत धन कमाया, लेकिन खर्च और सैन्य दबाव का संतुलन हमेशा नहीं संभाला। उन्होंने स्थानीय ताकतों को साथ लिया, लेकिन बाद के दौर में उन्हें बराबरी से संभाल नहीं पाए। उन्होंने व्यापारियों को जगह दी, लेकिन यह नहीं समझा कि यूरोपीय कंपनियां व्यापारी कम, राजनीतिक शिकारी ज्यादा थीं।
और सबसे बड़ी बात, जब साम्राज्य का नैतिक और प्रशासनिक ढांचा ढीला पड़ गया, तब बाहर की ताकतों ने सिर्फ आखिरी धक्का दिया। यानी मुगल सल्तनत को पहले भीतर की कमजोरी ने तोड़ा, फिर बाहर की ताकतों ने बांट लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मुगल सिर्फ एक राजवंश नहीं थे, वे एक सांस्कृतिक संसार भी थे। आज हमारी भाषा में उनका असर है, हमारे खाने में उनका असर है, हमारी इमारतों में उनका असर है, हमारी शायरी, तहजीब, पोशाक, बाग, शहर, अदालत, संगीत, सब में कहीं ना कहीं मुगल अतीत की छाप है। लेकिन उनकी गलतियां भी उतनी ही जिंदा हैं। केंद्र पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता, व्यवस्था से ज्यादा व्यक्ति पर भरोसा, उत्तराधिकार की लड़ाई, दरबारी साजिशें, स्थानीय असंतोष को देर से समझना, बाहरी ताकत को पहले छोटा समझना, फिर बहुत देर से गंभीर लेना। इसलिए मुगलों की कहानी सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं है, यह हर उस ताकत की कहानी है जो सोचती है कि उसका वैभव हमेशा रहेगा। यह हर उस देश की कहानी है जो अंदर से कमजोर होकर भी बाहर से चमकता रहता है। यह हर उस समाज की कहानी है जो अपनी विविधता को ताकत भी बना सकता है और कमजोरी भी। मुगल सल्तनत गिरी, लेकिन उसने हमें एक सबक दिया। कोई साम्राज्य सिर्फ युद्ध से महान नहीं बनता, उसे महान बनाती है उसकी प्रशासनिक समझ, उसका न्याय, उसकी राजनीतिक दूरदृष्टि और अपनी प्रजा को साथ लेकर चलने की क्षमता। और कोई साम्राज्य सिर्फ बाहरी हमला झेलकर नहीं गिरता, वह पहले अपने अंदर की दरारों से गिरता है। बहादुर शाह जफर की तन्हा मौत इस पूरे इतिहास का आखिरी दृश्य है। एक बूढ़ा बादशाह, टूटा हुआ ताज, खोई हुई सल्तनत, और एक सवाल जो आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या हम इतिहास से सीखते हैं या हम भी वही गलतियां दोहराते हैं, बस नए नामों के साथ? मुगलों की कहानी खत्म हो गई, लेकिन हमारी कहानी अभी भी लिखी जा रही है। और शायद इसीलिए मुगल इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, समझने की चीज है।